हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा हमारी पिछली क्लास में। और आपको पता है इनर्शिया जो होता है वो इनएबिलिटी होती है। इनएबिलिटी मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में अपनी पोजीशन, शेप, साइज कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब वो जिस तरह है वो वैसे ही रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और मोशन के न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एंड द पोजीशन मे बी ऑफ द रेस्ट, मे बी ऑफ मोशन और एनी अदर। वो कोई डायरेक्शन हो सकती है, कुछ भी। कि जो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि एब्सेंस अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। इनर्शिया क्या बोलता था? इनर्शिया भी तो यही बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलता। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ये भी निकालते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जब आपको बोला जाता है तो आपको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को डिफाइन करना होता है। ओके, ठीक है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आने वाला है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंटम क्या होता है वो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का रिजल्ट होता है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो हमारा मोमेंटम हुआ। अब सेकंड लॉ ये बोलता है कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सेकंड जो लॉ है उस प्रकार से है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मैं लिख सकता हूं dp डिवाइडेड बाई dt। dp डिवाइड बाई dt का मतलब ये हुआ, इसको मैं कुछ इस टर्म में लिख देता हूं। dp बाई dt की टर्म को छोड़ते हैं, ये थोड़ी सी एडवांस टर्म है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब यह है कि जो मोमेंटम चेंज हुआ वो कितने टाइम में चेंज हुआ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। इसको मैं लिख सकता हूं ना mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ऐसे लिख सकते हैं mv2 माइनस mv1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हम को निकालना है कॉमन। को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जगह v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब देखिए v2 माइनस v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। t2 माइनस t1 क्या है? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी और जो टाइम का जो रेशियो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो जो टर्म है हमारी, ये टर्म, इस टर्म को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन डेफिनेशन यही तो थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मान लो इसको मैं थोड़ा सा अगर एडवांस में आपको बताऊं तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, इफ t1 इज इक्वल टू 0। t1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जब आपने टाइम मेजर करना शुरू किया तो आपकी जो स्टॉप वॉच की जो रीडिंग थी वो 0 से आपने स्टार्ट कर दी। तो उस दौरान जो v1 है उसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो? u, इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हो। इनिशियल, उसको हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। और t2 की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, t2 वैल्यू 0, t2 अगर हम t मान लें, कोई भी टाइम है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 2 मिनट, 4 घंटा, कुछ भी टाइम हो गया, तो जो v2 है उसको v फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं ना। तो ये वैल्यूज अगर आप यहां इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाता है? v2 तो हो गया v माइनस यू डिवाइड बाई टी, एंड v माइनस यू आपके पास एक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से आप देखते हो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना। तो v माइनस यू बाई टी को यहां से इस टर्म को मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट
टाइम। या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्या है? ये है मास और ये है एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। जो भी एक्शन होने वाला है उस हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, आपके टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो बुक टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो टेबल उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो बुक और ये जो फोर्स है ये एक्शन और रिएक्शन के फोर्स हैं। बुक ने डाउनवर्ड फोर्स लगाया, टेबल ने अपवर्ड फोर्स लगाया। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो वो वापस आपको पुश करने की कोशिश करता है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के आप ऐसे खींचते हो तो स्प्रिंग वापस क्या करता है? अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है रिएक्शन फोर्स के कारण। उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं स्प्रिंग के केस में। तो थर्ड लॉ जो होता है वो ये कहता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। F12 का मतलब आप इसको 12 मत पढ़ना और इसको 21 मत पढ़ना। ये 12 का मतलब है, इस 12 का मतलब है इस 12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। वन कौन है? ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वन ड्यू टू ऑब्जेक्ट टू। और F21 का क्या मतलब है? इसका मतलब है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू ऑब्जेक्ट वन। ओके, तो ये 2-1 मतलब दो के ऊपर फोर्स लग रहा है एक के कारण। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये इधर फोर्स लगा रहा है तो इसके फोर्स, ये इसके 1 है, ये 2 है। ये इधर फोर्स लगा रही है, फोर्स किस पे लगेगा? 2 पे लगेगा। तो 2 पे फोर्स किसने लगाया? 1 ने। तो ये हो गया 2-1। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, तो फोर्स इसने लगाया, लगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे 1-2। ओके, तो ये हमारा है न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। और ये जो फोर्स है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको आप विजुलाइज कैसे कर सकते हो? बलून है, बलून के अंदर आप एयर भरो और फिर बलून को खुला छोड़ दो, क्या होता है? बलून दौड़ता है आगे की तरफ ऐसे। क्यों? क्योंकि बलून में से एयर नीचे की तरफ निकलती है, तो बलून फिर आगे की तरफ दौड़ेगा। एयर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण बलून किधर जाता है? आगे की तरफ जाता है। रॉकेट है, रॉकेट के अंदर से क्या होती है? जो गैसेज होती है वो ब्रस्ट करके नीचे की तरफ निकलती है, तो रॉकेट किधर मूव करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। एरोप्लेन है आपकी, एरोप्लेन के जो इंजन होते हैं वो इंजन क्या करते हैं? हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो उसके कारण उसको फॉरवर्ड मोशन मिलता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं।